कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है कि इनको मुंह की खाना पड़ी, लेकिन अब ऐसी क्या चीज है जो भारत को, नरेंद्र मोदी को, इनकी आरएसएस की सोच रखने वाले लोगों को चैन से लेने नहीं दे रही और बार बार पाकिस्तान में दोबारा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा साहिबा। देखें जी, पहले तो मैं सिर्फ एक जुमले में कहूँगा कि बहुत मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ। आज पूरी कौम ने खराजी तहसीन पेश किया है। वो तमाम हमारे सिंध पुलिस के जवान और वो ASI पुलिस के, उसके बाद जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया। और देखें, ये पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस है, बैटल हार्डन कौम है। हमने 15 साल दहशत गर्दी को बर्दाश्त किया। हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी है दहशत गर्द की जंग में। कि आप देखें कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग हैं, कमाल है वो लोग भी, कि उन्होंने 1 मिनट के लिए स्टॉक एक्सचेंज को रोका नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं रोका, काम एज यूजुअल चलता गया। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक स्लैप है ऑन द फेस ऑफ दी दहशतगर्द। और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, और जाहिर बात है स्पॉन्सर्स कौन हैं आपको मालूम है, BLA के स्पॉन्सर, PTM के स्पॉन्सर, ये सिंध के अंदर 1-2 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके स्पॉन्सर, TTP के स्पॉन्सर, ये जनाब एक ही है और वो अपना रॉ है। यानी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, यानी नकाब बहुत से हैं लेकिन चेहरा पीछे एक ही है, रॉ नरेंद्र मोदी, इनकी आरएसएस की सोच रखने वाली जो रियासत है भारत की। बिल्कुल। और अभी इनके इस ग्रुप के जो मास्टरमाइंड हैं वो भी अब इस वक्त भागे हुए हैं, और वही मास्टरमाइंड है जिन्होंने अगर आपको याद हो कि अक्टूबर 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला किया था कराची में, और कंधार से ऑपरेट करते हैं, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के हमले करते हैं। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आए हैं पावर में, उनका एक ही मकसद है कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को और रॉ, ये इनकी जो गठजोड़ है, कि इनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, CPEC का नुकसान पहुंचाया जाए, गवादर को आगे ना चलने दिया जाए। और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में तो जुल्म और बर्बरियत की तो उनकी तरफ से इंतहा हो गई है। तो अब लेकिन उनकी बैड लक क्या हुई है? बैड लक उनकी ये हुई है कि जो चाइनीज ने उनको मारा है बड़ी बुरी तरह, पिछले चंद हफ्तों में लद्दाख में जो उनकी जिल्लत हुई है, जो डोमेस्टिकली उनकी रुसवाई हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी रुसवाई हुई है, कि अब वो देख रहे हैं कि कोई ऐसे हम काम करें कि हम चाइनीज का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो चलो हम अपनी जो दहशतगर्दी के जो हमारे टूल्स हैं, जिनको हम कितने अर्से से सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हम क्यों ना उनको दोबारा जो है एक वेव लेके आए टेररिज्म की पाकिस्तान में, ताकि दुनिया जो है वो वहां से उनका डिस्ट्रैक्शन हो और पाकिस्तान की तरफ जाए। और मैं आपको ये बता दूं, अच्छा एक और सवाल मेरे ज़हन में आया ब्रिगेडियर साहब। जी आप कंप्लीट कीजिए। जी मुकम्मल कर लूं। देखिए इस वक्त इंडियन रॉ और अफगानिस्तान में कुछ रोग एलिमेंट्स हैं उनकी NDS में, वो ये सारा जो है इसके पीछे हैं, मास्टरमाइंड्स हैं ये BLA के पीछे। और मजे की बात है, अब एक और नेक्सस हमें सामने नजर आ रहा है, और वो नेक्सस क्या है जो विद इन पाकिस्तान है, और वो नेक्सस है अब MQM लंदन के कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो पीछे कराची में पकड़े गए हैं। उसके बाद सिंध के अंदर जो 1-2 ग्रुप हैं जिन्होंने हाल ही में रेंजर्स पे हमले किए हैं, फिर BLA हो गए, PTM हो गए, ये तमाम, और TTP, तमाम के इनका आपस में नेक्सस बन गया है, और इनके ऊपर स्पॉन्सर एक ही है, मैंने कहा रॉ, और उनको। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, स्लीपर सेल से मुझे याद आया, ये जो दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स हैं, इनको अब तक खत्म क्यों नहीं किया जा सका? या मैं अगर सिंपल पूछना चाहूँ कि कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं ये खत्म नहीं हो सके? देखें जी, आप 100% तो इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं 2-3-4 बंदे इनके आपको कराची में मिलेंगे, शायद कुछ पिशावर में बैठे हों 2-3 बंदे। तो होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद, 6-8 महीने के बाद, जब उनको इस्तेमाल करना होता है, तो क्योंकि बाकी हमने तो बड़ी पैमाने पर इनके जो नेटवर्क है, चाहे बलूचिस्तान में हो, कुलभूषण यादव, ये वही नेटवर्क है ना जी जो BLA के साथ मिलकर वहां पे गड़बड़ कर रहे थे। कुलभूषण यादव तो एक देखें, एक जिंदा मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे ये अपना रॉ स्पॉन्सर्ड नेटवर्क ने बलूचिस्तान में काम किया। तो स्लीपर सेल जो है इनके कहीं ना कहीं जो है वो क्योंकि उनको पता है कि वो मारे जाएंगे अगर उन्होंने सर उठाया,
तो वो काफी अर्सा वो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और अहम सवाल, ये एक अहम सवाल मेरे जहन में है जी ब्रिगेडियर साहब, ये मामा कदीर जैसे जो अफराद हैं जो भारत से हम देख रहे हैं कि बराह रास्त मदद मांग रहे हैं, बराह रास्त उनको यहाँ कुछ लोग, अब मेरा जरा सवाल सुनिएगा, यहाँ पर कुछ लोग मामा कदीर जैसे लोगों को बलोचों का नुमाइंदा समझते रहे और बताते रहे। आज क्या उन लोगों को जो ये करते रहे हरकत, इखलाकी तौर पे कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए? डॉक्टर फिजा साहिबा, ये कुछ लोग जो है ना, आप मेरे साथ ऐसी बात न करें, मैं आदी हूं खुल के बात करने का। जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के कौमी सलामती की बात आती है तो नाम लेने चाहिए। मैं ऑनेस्टली बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ा, और इट्स वेरी शेमफुल कि हमारे ये जो सो कॉल्ड लीडिंग एंकर अपना हामिद मीर साहब जियो टेलीविजन पे, जिन्होंने मामा कदीर का इंटरव्यू किया और हमेशा ये ढोंग रचाया मिसिंग पर्सन, जबकि उनको मालूम है कि ये मामा कदीर इंडियन रॉ के पेरोल पे है। मामा कदीर इस वक्त किधर बैठा है? वो इंडिया में बैठा है। और बाकी जो कुछ पर्सन है वो कहाँ हैं? वो जनाब ट्रेनिंग कैंप्स पे हैं अपना अफगानिस्तान में, वो ट्रेनिंग कैंप्स में है इंडिया के अंदर। वो कुछ लोग हैं जो यूरोप में उन्होंने पनाह ली हुई है, और यही लोग हैं। अब आप मुझे बताएं, हामिद मीर साहब को चाहिए आज, और मैं हैरान हूँ कि जनाब उनको चाहिए आया खुल के कंडेम करें और माफ़ी मांगे कौम से कि जनाब वो इस किस्म के लोगों को वो सपोर्ट करते रहे हैं। और मुझे तो बीएनपी मेंगल जो अख्तर मेंगल साहब हैं, मुझे उन पे भी बहुत ऑनेस्टली बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ा है। उनको भी मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ द मिसिंग पर्सन जो है, ये जो चल रहा है मामला, ठीक है हर एक को वापस आना चाहिए अपने घरों में, लेकिन इस तवील दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये सारे मेजॉरिटी ऑफ द मिसिंग पर्सन, मैंने आपको कहा, वो इस वक्त या इन ग्रुप्स के अंदर हैं या अफगानिस्तान में या इंडिया में जो है वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरी एक और मैं बताऊं, हाल ही में जो दुश्मन से मदद मांगे और खुलेआम दुश्मन को अपना दोस्त समझ के उससे मदद मांगे, वो यकीनी तौर पे अपने मुल्क में रहने वाला और वो यकीनी तौर पे मुल्क का दुश्मन है। और अब अगला सवाल, और जो उस तरह के दुश्मन को सपोर्ट करे, उसकी राय को कहे कि हाँ मैं स्टैंप लगाता हूँ सही कह रहा है, उसके लिए किस लफ्ज का आप इस्तेमाल करेंगे? देखें, अब मुझे तो वो लफ्ज कहते भी कि अगर एक पाकिस्तानी के नाते अगर होते हुए अगर आप इस किस्म की बात करेंगे, जिस तरह हामिद मीर साहब ने ये सारा मामला किया पिछले चंद सालों में, और मैं समझता हूँ लोगों पाकिस्तान के अवाम को मिसगाइड किया, उन्हें तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप उनको कहें, आप उनको जो भी कहें, मुझे तो अफसोस है कि मुझे इस किस्म की बात आज करनी पड़ी पहली मरतबा। और मैं अभी भी समझता हूँ कि हामिद मीर साहब को चाहिए कि जनाब इन लोगों से अपने ताल्लुकात को मुंतका बिल्कुल अपना कट ऑफ करें, और बिल्कुल 100% पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की कौमी सलामती इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो काम करें और लोगों को सही गाइड करें, मिसगाइड ना करें लोगों को बैठ के। ठीक है जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कुछ शिकवा मुझे सियासतदानों से है जो आवाम से वोट लेकर, एतमाद का वोट लेकर पार्लियामेंट का रुकन बनते हैं। पार्लियामेंट के जितने भी अरकान हैं, आवाम वोट ना देते तो वहाँ जा ना सकते वो। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी मसला हो, कोरोना की सूरत हाल जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, कराची में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, और जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, पार्लियामेंट का कोई भी इजलास हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है जिसमें किसी सोल्यूशन की तरफ जाए, कोई हल बताया जाए, तजवीज़ बताई जाए। हर इजलास हम देखते हैं कि बेनतीजा होता है। अब मैं सिंपल यही जानना चाहूंगी, ये कैसी जमहूरी रिवायत है? देखें, फिर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम नहायत मायूस हैं। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर हमारी अपोजिशन पार्टीज भी खुदारा इस वक्त पाकिस्तान पे इतने सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, हर तरफ से दुश्मन की कोशिश है कि हमें इकोनॉमिकली बिल्कुल नाकाम किया जाए, बाकी हमारे जो अवाम का मोरल है उसको डिमोलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और कोरोना की एक अलग आपको पता वबा 4 महीने से वो मामला चल रहा है। ऐसे वक्त पे तो नेशनल यूनिटी, ऐसे वक्त पे बिल्कुल हम आहंगी गवर्नमेंट के साथ मिलके आप पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए जो है, और एक फ़ज़ा ऐसी कायम होनी चाहिए जिसमें लोग ये ना कहें कि भाई हमारे टैक्स पेयर से ये पार्लियामेंट में इस किस्म की तकारीर हो रही हैं, पार्लियामेंट में कोई पॉजिटिव बात नहीं हो रही है, कोई पॉजिटिव उस तरह की लॉ मेकिंग जो है वो नहीं हो रही है, बस एक ईगो की जंग चल रही है, अपना एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं और पर्सनल ग्रजेस और ये तमाम चीज़ें। देखें, ये चीज़ में पॉलिटिशियंस को चाहिए कि इस वक्त उनको एक
बिल्कुल अपनी तमाम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर आके पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सियासत करें, पाकिस्तान बहुत के अच्छी बात कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी इनको सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए सियासत करनी चाहिए, आवाम की बेहतरी के लिए सियासत करनी चाहिए। एक दूसरे को मानने के लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में गए हैं, आवाम का वोट लेकर रुकन बने पार्लियामेंट का, अरकान वहां के, तो प्लीज आवाम के लिए बात करें, उन वोटर्स के लिए बात करें।